नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड का कहर देखा जा रहा है। ये बड़ी और अहम जानकारी सामने इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। 4 जिलों में नदी नाले और झरने जम चुके हैं। भीषण पाले से पहाड़ ढक गए हैं। वहीं आपको बता दें, वादियां मोती सफेद चादर में लिपट गई हैं। पहाड़ी जिलों में तापमान शून्य के करीब है। वहीं ग्रामीण इलाकों में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड का कहर देखा जा रहा है। ये बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी। 4 जिलों में नदी नाले और झरने जम चुके हैं। ये बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त की। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, पहाड़ी जिलों में तापमान शून्य के बेहद करीब है और ग्रामीण इलाकों में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। पानी की पाइपलाइन तक फ्रीज हो गई है। पहाड़ों में पाले की मोटी चादर इस दौरान नजर आई है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हरिद्वार से हमारे सहयोगी हर्ष सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्ष, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड का कहर देखा जा रहा है। फिलहाल मौसम का क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल रोहन, मैं आपको बता दूं, हालांकि हरिद्वार में कल धूप निकली थी, लेकिन रात जब सूर्य ढला तो कहीं ना कहीं शाम होते होते पूरी ठंड नगरी कोहरे की चपेट में आ गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हरिद्वार में इस वक्त बहुत कोहरा यहाँ पर है और कहीं ना कहीं सर्दी बढ़ रही है। अगर तापमान की बात की जाए तो इस समय 6 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर है, जिससे विजिबिलिटी कहीं ना कहीं हरिद्वार में बहुत कम नजर आ रही है और सर्दी यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। आगामी 2 से 3 दिन की अगर बात की जाए तो उनमें भी लगातार सर्दी बढ़ सकती है, लेकिन अगर मौजूदा वक्त की हम बात करें तो इस वक्त हम हरिद्वार के शिवालिक चौक पर हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर इतनी अत्यधिक ठंड हो रही है इस वक्त पूरे हरिद्वार में ही, धर्म नगरी में, कि पूरा धर्म नगरी कोहरे की चादर में समेट चुका है। वहीं अगर बात करें तो प्रशासन की ओर से लगातार यहाँ पर तैयारियां भी की गई है। जो लोग हैं वहां पर कहीं ना कहीं कंबल वितरण का कार्यक्रम चल रहा है और कई लोग अलाव के सहारे लेकर कहीं ना कहीं इशारे से अपने आप को ठंड से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर प्रशासन की बात करें तो स्कूली जो छात्र हैं, जो बुजुर्ग हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन ने उन्हें ये बताया है, प्रशासन की अपील की गई है कि कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग है वो अत्यधिक अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले। साथ ही जो स्कूली छात्र है उनके भी हरिद्वार में छुट्टियों के आदेश दिए गए हैं। अगर कह सकते हैं कि संभावना ऐसी जताई जा रही है कि हरिद्वार में आने वाले दिनों में और अत्यधिक ठंड पड़ सकती है। 12 से 13 जनवरी तक हरिद्वार में अत्यधिक ठंड पड़ सकती है, जिसको लेकर प्रशासन लगातार यहाँ पर अलर्ट नजर आ रहा है। स्कूली छात्रों की छुट्टियां भी और अत्यधिक जो तारीखें हैं उनकी बढ़ाने की ही संभावना नजर आ रही है। कहीं ना कहीं घना कोहरे से पूरे धर्म नगरी कोहरे की चपेट में और इस वक्त अत्यधिक यहाँ पर ठंड हो रही है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में एक ऐसा माहौल देखा जा रहा है कि लोग कहीं ना कहीं अलाव का सहारा ले रहे हैं और कहीं ना कहीं जो आग तापने की व्यवस्था है हर चौक चौराहे पर यहाँ पर बंदोबस्त उसके किए गए हैं। अमन, वहीं साथ ही हर्ष, आपसे जानने की ये भी कोशिश करेंगे, वाहन चालकों को इस दौरान किस तरह की दिक्कतें सामने आ रही, क्योंकि घना कोहरा होने के चलते विजिबिलिटी बेहद कम दर्ज की जाती है। ऐसे में वाहन चालकों के लिए किस तरह की दिक्कतें हैं और उन्हें प्रशासन की ओर से क्या कुछ एडवाइजरी इस दौरान जारी की गई है? देखिए, निश्चित रूप से जो वाहन चालक है कहीं ना कहीं जब सुबह के समय निकलते हैं या रात को सफर करते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना तो उन्हें करना ही पड़ रहा है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रशासन का ये साफ संदेश है। हरिद्वार में हालांकि आज की एक बैठक हुई थी, इसमें प्रशासन और ये तमाम जो अधिकारी थे वो वहां पर मौजूद थे, तो निश्चित रूप से सबको निर्देश यही दिए गए हैं कि आराम से ही अपनी गाड़ियों को चलाएं और अत्यधिक अगर 5-10 मिनट कहीं जाने में आप लेट भी हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं दुर्घटना ना हो इससे लेकर साफ निर्देश है कि अपनी गाड़ियों को आराम से चलाएं। भाई जो ऑटो ड्राइवर है यहाँ के वो भी लगातार जितने भी यहाँ पर गाड़ियां चल रही हैं आप देख सकते हैं, तो लगातार लोग कहीं ना कहीं आराम से ही चल रहे हैं और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट यहाँ पर नजर आ रहा है। लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि कहीं ना कहीं जो लोग सुबह रोजमर्रा अपने रोजगार पर जाते हैं उनके लिए समस्या हो जाती है क्योंकि सुबह सुबह यहाँ से निकलना सबसे बड़ी बात होती है। तो जिस तरीके से लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग कहीं ना कहीं अपने जो उनके जो कारखाने हैं, यहाँ पर जो लोग काम करते हैं, अपनी दुकानें हैं, व्यापारी हैं, तो तमाम लोग अपने अपने सुबह सुबह कामों पर निकल चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी हरिद्वार में प्रशासन लगातार जनता से अपील कर रहा है कि लोग अपना ध्यान रखें और जो यात्राएं हैं
वहां पर जाने से बचे। अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकले, अगर अति आवश्यक है तभी अपने घरों से बाहर निकले। साथ ही ऐसी संभावनाएं भी जताई जा रही है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में हरिद्वार में अत्यधिक ठंड पड़ सकती है। साथ ही यहाँ पर सर्द हवाएं आज ही चल रही है। आने वाले दिनों में भी ये पूरा हरिद्वार, पूरी धर्म नगरी कहीं ना कहीं कोहरे की चपेट में आ सकती है। और संभावना ये भी जताई जा रही है कि स्कूली जो साथ है उनकी छुट्टियां भी और अधिक बढ़ाई जा सकती है। अमन, भीषण ठंड से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें, मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। 4 जिलों में नदी नाले और झरने जम चुके हैं और साथ ही पहाड़ी जिलों में तापमान शून्य के करीब पहुंच चुका है। वहीं मैदानी इलाकों में कोहरे का कहर इस दौरान देखा जा रहा है। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड का कहर इस दौरान देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कुछ लोग बहन अंकिता के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। संवेदनशील और पीड़ादायक विषय को राजनीतिक रंग देना जनता को गुमराह करने के बराबर है। यह दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। साथ ही मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार शुरू से ही अंकिता के परिवार के साथ खड़ी है और न्याय दिलाने के लिए हर आवश्यक कदम उठाती रही है। भाइयों बहनों, कुछ लोगों ने, आपने देखा, हमारी बेटी, हमारी बहन अंकिता भंडारी के नाम पर भी ये राजनीति करने से नहीं चूके। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है भाइयों बहनों, जिनकी जमीन गायब हो चुकी है, पैरों के नीचे जमीन नहीं है, लेकिन ऐसे भावनात्मक मुद्दों को आगे लाकर लोगों को बरगलाने का काम किया, लोगों को आपस में बांटने का काम किया। लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, हमारी सरकार शुरू से अंकिता भंडारी के परिवार के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। हमने तत्काल पहले दिन से, जैसे ही हमको पता चला, एसआईटी का हमने गठन किया। एसआईटी के एक महिला आईपीएस के लीडरशिप में एसआईटी बनाई और आज वो महिला अधिकारी हमारी आज भारत सरकार में सीबीआई में ही काम कर रही है, पी रेणुका देवी। और उन्होंने बड़ी रिपोर्ट, लगभग 2-2.5 साल काम करने के बाद, सारे एक एक व्यक्ति से पूछताछ करने के बाद उन्होंने रिपोर्ट न्यायालय में लगाई गई। और उस रिपोर्ट के आधार पर जो एसआईटी ने जांच करी, एसआईटी ने पूरी दस्तावेज जुटाए, उसके आधार पर तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। भाइयों बहनों, अब उनके माता पिता मेरे पास आए। जब सब लोगों ने जन भावनाएं मैंने देखी, मैंने कहा लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता हम किसी को देंगे तो उनके माता पिता को देंगे, क्योंकि जिन्होंने अपनी बेटी को खोया है। मैंने उनके माता पिता से बात की और बात करने के बाद माता पिता ने कहा कि हमको सीबीआई जांच चाहते हैं। हमने उनकी भावनाओं का सम्मान किया और सीबीआई करने की संस्तुति दे दी है। भाई, अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच को सरकार ने मंजूरी दे दी है, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने कहा कि सीबीआई जांच से सच्चाई सामने आएगी और दोषियों को सजा मिलेगी। वहीं कांग्रेस ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि पीड़ित परिवार को पूरा न्याय मिलना चाहिए। दोनों दलों ने इस मामले को संवेदनशील बताते हुए पीड़िता के प्रति संवेदना व्यक्त की और न्याय सुनिश्चित करने की बात कही। देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं और उन्होंने जिस बात को कहा कि पीड़ित परिवार की वो पुत्री है, उनके माता पिता से बात करने के बाद जो उनका अपेक्षाएं सरकार से होंगी, उस अपेक्षाओं को पूर्ण किया जाएगा। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस परिवार की इच्छानुसार इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच के निर्देश दे दिए हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और प्रदेश की जनता से अपील भी करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा जन भावनाओं के अनुसार निर्णय लेती है और सीबीआई जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा। वैसे मुझे कहते हुए मैं कह सकता हूँ इस बात को कि आज भी अपराधी जेल की सलाखों के अंदर है और कोई भी अपराधी कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ बचने का न तो कोई सुन सकता है और ना इस प्रकार की कोई कल्पना भी कर सकता है कि भारतीय जनता पार्टी शासन में कोई अपराधी छूट जाए। सरकार ने सीबीआई जांच की मांग को मानकर निश्चित रूप में साबित किया कि अतीत में सरकार ने गलतियां की हैं। फिर भी ये प्रदेश के उन तमाम लोगों के संघर्ष का परिणाम है जो अंकिता भंडारी के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। उनके माता पिता के सब्र का और संघर्ष का परिणाम है। तमाम राजनीतिक दलों के संघर्ष और सब्र का परिणाम है। सामाजिक संगठनों के सब्र और संघर्ष का परिणाम है।
और कांग्रेस के भी संघर्ष का परिणाम है। सबके संयुक्त संघर्ष का ही परिणाम है कि ये सीबीआई जांच सरकार ने आदेश दिया है। लेकिन ये सीबीआई जांच हमने कहा है कि इसको देखना बाकी होगा कि क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी माननीय न्यायाधीश को इसकी देखरेख का जिम्मा सौंपा गया है कि नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारी मांग ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के माननीय किसी जस्टिस महोदय की देखरेख में ही इस जांच आदेशित हो, हम ये मांग करते हैं। देखिए, एसआईटी ने मुझे बुलाया था, लगभग 6-7 घंटे जांच पड़ताल चली, पूछताछ चली। जो तथ्य मेरे सामने थे मैंने एसआईटी के समक्ष रख दिए और उनको जांच में पूरा सहयोग करने के लिए कह दिया। मैंने स्पष्ट कर दिया, जब जब मेरी आवश्यकता होगी मैं आपका पूरा जांच में सहयोग करूंगा। न्यायालय में जाना होगा तो न्यायालय में जाऊंगा, जहां मेरी आवश्यकता होगी इस जांच में पूरा सहयोग करूंगा और कोई दोषी होगा तो वो इसमें जाएगा। मेरा बिल्कुल स्पष्ट है कि मैं उनको पूर्ण रूप से सहयोग करूंगा और आज भी मेरे से 6-7 घंटे अनगिनत प्रश्नों पर उन्होंने जांच पड़ताल की, पूछताछ की और ये दे दिए हैं। एसआईटी के समक्ष मैंने रख दिए हैं। वो रिकॉर्डिंग हो रही थी, रिकॉर्डिंग में मैंने सब कुछ बता दिया है। बाकी और कुछ होगा तो न्यायालय में बुलाया जाएगा तो मैं न्यायालय में जाकर अपना पक्ष रखूंगा और जांच में पूरा सहयोग करूंगा। बस यही मेरा कहना है। सभी को प्रणाम। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। महिला मोर्चा उत्तराखंड उनका बहुत बहुत आभारी है कि अंकिता भंडारी प्रकरण में उन्होंने सीबीआई जांच की संस्तुति की। राज्य सरकार ने पहले भी इस प्रकरण को लेकर कभी कोताही नहीं बरती और एसआईटी बिठाते हुए जो भी जांच हुई उसमें दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनको उम्र कैद की सजा हुई है। लेकिन विपक्षी पार्टियों ने, कांग्रेस पार्टियों ने मुख्यतः इस प्रकरण को जो है अपनी राजनीतिक आकांक्षा पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया है, जो कि एक बहुत ही गलत कदम है। उन्होंने सारे प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश करी। इसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी ने अंकिता के माता पिता से बात करी, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए सीबीआई जांच की संस्तुति करी है, सीबीआई जांच बिठाई है। इस प्रदेश की सभी महिलाएं आपका बहुत आभार व्यक्त करती हैं कि आपने उन विपक्षी पार्टियों के लिए जो कि इस प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे, उनको जवाब दिया है कि हम कभी भी पीछे नहीं हटे और सही के साथ रहें। एक महिला का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है और महिलाओं का सम्मान रखते हुए आपने वो बेटी, हमारी बेटी अंकिता भंडारी के इस प्रकरण को दोबारा से सीबीआई जांच के लिए संस्तुति करी। हम बहुत बहुत आपके आभारी हैं और आपको आपका धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। अंकिता भंडारी केस अब तक क्या क्या हुआ? 18 सितंबर 2022 वनंतुरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी रहस्यमयी रूप से गायब हुई। माता पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस की धीमी कार्रवाई के कारण सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना। 23 सितंबर 2022 पुलकित आर्य, माली अंकित गुप्ता, असिस्टेंट मैनेजर सौरभ भास्कर मैनेजर को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 24 सितंबर 2022 जांच में पता चला कि अंकिता की हत्या कर जिला बैराज में फेंका गया। 2 दिन की खोज के बाद बरामद हुआ अंकिता का शव। 30 मई 2025 एडीजे कोर्ट कोटद्वार ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 22 दिसंबर 2025 अभिनेत्री उर्मिला सनावर और पूर्व विधायक सुरेश राठौर का ऑडियो वायरल। मामले ने नया मोड़ लिया। ऑडियो वायरल होने के बाद मामला राजनीतिक रूप से काफी गर्माया। 7 जनवरी 2026 अंकिता के माता पिता ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सीबीआई जांच की मांग की। 9 जनवरी 2026 आरोप प्रत्यारोप के बीच सीएम धामी ने भी सीबीआई जांच की मंजूरी दी। और इसी बीच रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट सामने, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर ये बड़ी और अहम जानकारी सामने। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट, उत्तराखंड में आज बंद का ऐलान कर दिया गया है। अंकिता हत्याकांड को लेकर ये बंद का ऐलान किया गया। संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने
ये बंद बुलाया है और साथ ही राजनीतिक दलों से समर्थन की मांग की है। ये बड़ी और अहम जानकारी अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर ये बड़ी और अहम अपडेट आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में आज बंद का ऐलान कर दिया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की ये बड़ी अपडेट। संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने ये बंद बुलाया है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर ये बड़ी और अहम जानकारी। उत्तराखंड में आज बंद का ऐलान किया गया है। अंकिता हत्याकांड को लेकर बंद का ऐलान किया गया है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अरुण, आपसे जानने की कोशिश करेंगे अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर बंद का ऐलान किया गया, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी पूरी खबर पर? जी देखिए, अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर जिस तरीके से आंदोलन हो रहा था और कई दिनों से जो तमाम चीजें चल रही थी, जिसमें कि एक बड़ा प्रदर्शन भी संयुक्त जो सर्वदलीय हुआ था, जिसमें वहां पर 11 जनवरी यानी कि आज बंद का ऐलान की घोषणा जो है वो की गई थी। और उस वक्त जो है सीबीआई जांच की मांग जो है वो प्रदेशवासी कर रहे थे कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की सब्सिडी कर दी है, लेकिन अभी जिस तरीके से सीबीआई जांच की सब्सिडी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की, लोगों का कहना है कि जो मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच जो है वो होनी चाहिए। हालांकि वो भी केंद्र पर निर्भर करता है, केंद्र सरकार किस तरीके से जांच कराती है। तो लेकिन वही जो संयुक्त दल हैं, जो विपक्षी दल हैं या सामाजिक संगठन है, उनका कहना है कि जब तक जो है इसमें पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं होती तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, न्याय की मांग जो है वो होती रहेगी। तो आज ऐसे में बंद का जो ऐलान किया गया था, उसके तहत आज उत्तराखंड बंद का ऐलान किया गया है। और ऐसे में अभी कुछ ही देर में देखने और जो है लोग इकट्ठा भी होंगे, उसके बाद देखना होगा कि किस तरीके का जो बंद है इसका कितना असर रहेगा, किस तरीके से जो है उत्तराखंड में जो बंद का ऐलान किया गया है उसका कितना असर देखने को जो है प्रदेश में मिलता है। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर यह बड़ी और अहम जानकारी। उत्तराखंड में आज बंद का ऐलान किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण, तमाम जानकारी के लिए। अंकिता हत्याकांड को लेकर बंद का ऐलान किया गया है। हल्द्वानी में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 को लेकर कांग्रेस के आंदोलन के ऐलान पर सांसद अजय भट्ट ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हमेशा भगवान के नाम से परेशानी रही है और वे जनता में भ्रम फैला रही है। साथ ही अजय भट्ट ने कहा कि जी राम जी का मतलब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन है और कांग्रेस का विरोध राजनीतिक कुंठा को दर्शाता है। सुनिए क्या कुछ कहा। भगवान श्री राम जी के नाम से तो उनको चिढ़ है ही है, नहीं तो इतना हम एक एक शब्द का अर्थ बता रहे हैं जी राम जी। अब लोगों में आस्था इतनी बड़ी है कि उन्होंने साफ सब लोग आप मिल रहे हैं आजकल जी राम जी, जी राम जी, कितनी खुशी हो रही लोगों को। प्रभु की कृपा तो ऐसी है, नाम में नहीं है कुछ अंदर। तो जी राम जी विरोध भी कर रही है कांग्रेस, 10 तारीख से जी राम जी की विरोध कर रही है। वो करेंगे, उनको हर अच्छे काम का विरोध करेंगे। किस काम का सपोर्ट किया है उन्होंने अभी तक? 300 आपको पता ही है 70 हटाई, कभी नहीं किया। हमने एयर स्ट्राइक किया और हमने वहां पर आपको पता ही है किस तरह से पाकिस्तान के अंदर गए। और हमने अभी सिंदूर ऑपरेशन किया था, आपको पता ही है ऑपरेशन सिंदूर, उसमें भी विरोध किया आपने किस चीज पर हमारा समर्थन किया है? नहीं देखो ना, मैंने कहा, मैंने तो खुलेआम, चाहे उसे मजाक समझे चाहे कुछ भी कहे, मैंने कहा आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। आप 13 नाम का सिद्ध मंत्र पढ़ो, अगर आपको इसमें भी राम जी दिखाई दे रहे हैं जबकि इसके माने अलग हैं जी राम जी के। श्री राम जय जय राम, आपकी गाय भी बिगड़ जाएगी तो वो भी दूध दे देगी। कुछ लोग उसको उल्टा बोल लेते, कुछ लोग सुल्टा बोल लेते, लेकिन मैंने गाली तो नहीं दी, हंसी मजाक में बताया। वास्तव में मति भ्रष्ट हो गई है और बिल्कुल सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है, या जानते हुए ऐसा कर रहे हैं कभी भी, और बोलने में शिष्टाचार खत्म हो गया है। कैसे अपने से बड़ों से बोलते हैं। प्रयोग किया क्या कि गाय दूध देती है, सर बोलने से क्या प्रयोग किया आपने? नहीं, उस मंत्र की ताकत है, हमारे वहां राई मंत्रते हैं, मैं आपको बता दूं।
राई में कई लोग उसी मंत्र को करते हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कुछ लोगों के लिए ये मजाक हो सकती है, जो लोग इसको मानते नहीं हैं। तो इसलिए तो मैं कांग्रेस के मित्र, विपक्ष के मित्रों से कह रहा हूं, अरे एक ही मंत्र कर लो, कम से कम सही बात कहने की शक्ति तो आएगी। प्रदेश सरकार ने श्रीनगर गढ़वाल स्थित राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोब का नाम स्वर्गीय अंकिता भंडारी के नाम पर रखने का आदेश जारी किया है। बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासनादेश जारी किया गया। वहीं बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अंकिता भंडारी के नाम पर राजनीति करती रही है और जब सम्मान दिया जा रहा है तो उसे आपत्ति हो रही है, जो उनकी नीयत को दर्शाता। देखिए, कांग्रेस का दोहरा चरित्र इसमें दिखाई पड़ता है, क्योंकि बार बार कांग्रेस प्रदेश की जनमानस की भावनाओं से खेलने का काम कर रही है। एक तरफ तो अंकिता बहन का नाम लेकर के राजनीति कर रही है कांग्रेस, और दूसरी तरफ जब एक मेडिकल कॉलेज का नाम स्वर्गीय भंडारी जी के नाम पर रखा गया तो मुझे लगता है उसमें भी अब कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। अब कांग्रेस को यह समझ में नहीं आता कि वो अंकिता बहन की भावनाओं के साथ खड़े हैं, जनमानस के साथ खड़े हैं, या केवल अपने स्वार्थ की राजनीति की पूर्ति करने के लिए खड़े हैं। तो इस तरह के बयान देकर के कहीं ना कहीं एक बार फिर वो अंकिता बहन की आत्मा को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देहरादून में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट पर बीजेपी ने पलटवार किया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि राहुल गांधी की बातों को जनता गंभीरता से नहीं लेती। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता बीजेपी के कार्यों को जानती है। वहीं उन्होंने राहुल गांधी को कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के अधूरे वादों पर बोलने की नसीहत दी और कहा कि जहां जहां कांग्रेस सत्ता में है वहां जल्द कांग्रेस मुक्त माहौल बनेगा। देखिए, राहुल गांधी से मुंह से जो शब्द निकलते हैं उन शब्दों को जनता पहचानती है। राहुल गांधी के देश की राजनीति में क्या हर्ष हो गया है ये हम सब लोग विज्ञ हो चुके हैं, जान चुके हैं। हम उनकी शब्दों को कभी गंभीरता से लेते नहीं है। उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के बारे में समझती है, देश की जनता जानती है, और यही कारण जहां जिन क्षेत्रों का नाम ले रहे हैं वहां तो बीजेपी की सरकार है, लेकिन कभी कर्नाटक के बारे में बता दिया होता लोगों को किस प्रकार की स्थितियां कर्नाटक के अंदर खड़ी हो रही है, किस प्रकार से वहां पर जो वादे कांग्रेस द्वारा किए गए थे वो जमीन पर एक भी नहीं उतर रहे। जनता वहां आक्रोश में, और कांग्रेस जहां भी शासन में अब कुछ वर्षों के बाद आप देखेंगे उस स्थान से भी कांग्रेस साफ हो जाएगी।